नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में साल 2027 या 28 तक बढ़ोतरी हो पाएगी, यानी 2 साल के बाद बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। इसी बात को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि एनसीजेसीएम के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई। ये बैठक कब होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कई मुद्दों पर रार तकरार वो छिड़ गई है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 70 लाख पेंशनर्स को टीओआर से बाहर रखा गया। कुछ कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा या नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा पुरानी पेंशन वाला मामला भी गर्म हो गया। तो आज पहली खबर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई रही। इसके अलावा चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ के फायदे गिनाए। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका उनके नेतृत्व यानी उनके लीडरशिप में लगातार आगे बढ़ रहा है और यूएस टैरिफ की आलोचना करने वालों को उन्होंने मूर्ख कहा। क्या सही में अमेरिका ट्रंप के लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, जानने और समझने की कोशिश करें। और अंतिम में चर्चा करेंगे गोल्ड की। सोने की कीमतों में हालिया कमजोरी के बाद कई कमोडिटी एक्सपर्ट सोने में लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका वो देख रहे हैं। क्या लंबी अवधि के लिए अब सोना खरीदने का सही समय आ गया है? विस्तार से इन्हीं मुद्दों को भी जानने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर का नोटिफिकेशन जारी किया। ये 3 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना और सिफारिश करना। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होते ही कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच असंतोष फैल गया। कई कर्मचारी संगठनों ने दावा किया कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान वो गायब है, जो पहले 7वें वेतन आयोग की टीओआर में यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल थे। क्या है ये पूरा मामला, प्रवीण सर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चलेंगे आज जो कन्वीनर साहब एनसीजेसीएम के, उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है, इसको भी समझेंगे। ओवर टू यू सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात बाकी चीज़ें तो हमको पता है मोटे तौर पे, और हम लोगों ने मनी सेंट्रल में कई बार इन सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया है जी। सबसे बड़ी बात ये है, और 2 चीज़ें हैं उसमें मोटे तौर पे। एक तो बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से इसको लेके प्रोटेस्ट का सुर सुनाई दे रहा है कि कर्मचारी अलग अलग, जो एक आपने बात बताई कि 69 लाख पेंशनर्स क्या बाहर हो जाएंगे, इसको लेके सवाल। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किन कड़ी शर्तों का जिक्र किया गया, इसको लेके सवाल है। और उसको लेके एक जो रार छिड़ी हुई है, जिसको लेके वित्त मंत्री के पास भी चिट्ठी गई है, वो एक मसला। दूसरा मसला ये है कि अब ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। और यहाँ आज जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, उस दिशा में जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, उन्होंने अब एक मीटिंग को बुलाया है जी। इसमें जो एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइट का वो है, उसमें बड़ी खबर वो ये है कि 15 तारीख को एक मीटिंग, जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको जो मुख्यालय है इसका स्टाफ साइट वाला इनके, वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो ये एक बड़ी खबर है, यानी अब काम चालू दरअसल हो गया है। पहली जो स्टेप होना था उसका, वो अब 15 तारीख को इसका पहला स्टेप उठाते हुए विशाल हम देखेंगे। यानी 5 दिन के बाद बिल्कुल उन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सर, तो कुछ मुद्दे हैं, क्या उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी सर? जैसे जो कहा गया, जिससे हम लोग शिव गोपाल मिश्रा साहब से जो बातचीत हुई थी, वो कहते हुए भी दिख रहे थे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी कुछ खामियां हैं, कुछ चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं, उनको भी हम लोग टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कैलकुलेशन को भी लेकर सवाल उठाए थे, जिस तरह से जो गणना किया जाता है, डीए का भी कैलकुलेशन हो या जो तमाम जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी है, वो उनको उसको लेकर भी वो असंतोष जाहिर कर रहे थे। कह रहे थे कि उसका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, उसमें भी अमूलचूल बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कई सारे जो चीज़ें हैं उन पर भी उन्होंने बात की थी। तो क्या सर इन्हीं मुद्दों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस मीटिंग में जो पूरा टीओआर है उसको लेके बातें होंगी कि आखिर इसमें पॉइंट वार क्या चीज़ें, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल है दरअसल। एक बड़ा सवाल इस चीज़ को लेके है कि जो टीओआर में पहली बात लिखी हुई है कि साहब जो फिस्कल प्रूडेंस को सरकार तवज्जो देगी, जो आयोग है वो तवज्जो दे
जो जी इकोनॉमी को कैसे बचा के रखना है, इसको लेके जो है उसको लेके भी स्थिति साफ ये हो रही है अब कि साहब 6वें वेतन आयोग में भी इस बात का जिक्र था और 7वें वेतन आयोग में भी इस बात का जिक्र था। तो ऐसे जब ये मीटिंग होगी स्टाफ साइट की, आपकी एनसीजेसीएम की, और इसमें जब टीओआर की एक एक बिंदुओं पर चर्चा होगी तो कहाँ कमी है, कहाँ सख्ती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कशन होगा। और हो सकता है जब इसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन आए तब जो पूरा का पूरा जो कर्मचारियों का एक तबका है बड़ा, वो ये तय कर पाएगा कि अब जब सरकार का जो आयोग के साथ जब बैठक होगी, उनके साथ डिस्कशन जब होगा तो वहाँ पॉइंट्स क्या होंगे जी, तो उस पर भी डिस्कशन फिर आगे होगा। और बाकी आम लोगों की समझ के लिए भी चीज़ें आएंगी कि साहब एक्चुअल परिस्थिति जो है टीओआर को लेके वो ये है। सर मेरी कुछ दिन पहले ब्यूरोक्रेट साहब से भी बात हुई थी, कई ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि हाँ विशाल, इस बात में भी सच्चाई है। मैंने जब उनसे पूछा था कि सर इसमें तो टीओआर में ये भी नहीं लिखा है कि 1 जनवरी 2026 से जो है 8वें वेतन आयोग का जो फ़ायदा है वो आपको मिलने लगेगा। तो बोल रहे कि हाँ ये भी चीज़ एक मिसिंग है, जिस तरह से 69 लाख पेंशनर्स वाली बात मिसिंग है, उस तरह से ये वाली बात भी मिसिंग है। इसको लेकर और रार है, असंतोष है, लोगों को लग रहा है कि आपने 10 महीने के बाद जो है इसको नोटिफाई किया है, गजट में लाया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 18 महीने आपको लगेंगे इसको रीड करने में, स्टडी करने में। कई ब्यूरोक्रेट्स तो कह रहे हैं कि भाई वो तो टाइम दिया गया, आगे 19-20 वो भी बढ़ सकता है, 18 या 15 महीने नहीं लगेगा, उसमें और समय भी लग सकता है। उसके बाद जो चुनाव वाला मामला आ ही गया था सर, कि जो कहा गया कि यूपी में और गुजरात में इलेक्शन से उस समय आप इस चीज़ को बताएंगे कि ये सिफारिशें, अब आपको बताइए इसमें क्या करना है। इम्प्लीमेंट होते होते तक कहा जा रहा है कि 28-29 हो जाएगा, तो ये तो लंबा खींचेगा सर पूरा मामला। नहीं, मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आती, हालांकि जितने जो कर्मचारी संगठन के लोगों से बातचीत हम लोगों ने इंटरव्यू किए और बातचीत की, उसमें जो उन लोगों का बार बार कहना है कि ये साहब जो पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही जिस हिसाब से, ये बड़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रक्रिया है जी। और अभी जब आयोग बनाया गया तब ये कहा गया कि साहब बिहार का इलेक्शन एकदम होने वाला है और इसलिए किया गया। लेकिन क्या वाकई जो वोटर हैं या जो सरकारी कर्मचारी एज ए वोटर अगर आप उनको देखते हैं तो क्या आयोग का गठन हो गया इस बात से ये तय वो करेंगे कि किस पार्टी को वोट देना है या नहीं देना? क्या इतने समझदार नहीं है सरकारी कर्मचारी? तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा सा एक संशय लगता है, एक सवाल उठता है कि इसका मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंस समझ में आता नहीं। भले कर्मचारी संगठन खुद इस बात को कहते हो कि साहब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकली जो है वो एजेंडा ड्रिवन है, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको उसमें लेके आना है। देखिए 18 महीने का कार्यकाल दिया गया है, लेकिन कार्यकाल एक्सटेंड हो सकता है और अलग अलग आयोग जब बनते हैं तो उसमें ये डेडलाइन फिक्स नहीं है कि आप दे ही दीजिए, हो सकता है कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाएं। मैंने कई ब्यूरोक्रेट्स को ये भी कहा कि सर अगर आप पिछले ही वेतन आयोग का उदाहरण देखिएगा, 7वें का देखिए या 6ठे वेतन आयोग का देखिए, तो 22 से 28 महीने का तो समय उन लोगों ने लगाया फुल्ली तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराने में। तो इस बात की भी कोई अतिशक्ति तो है नहीं कि भाई 26 में इम्प्लीमेंट हुआ तो 28 तो लग ही जाएगा भाई। नहीं, बिल्कुल हो सकता है 3 महीने का एक्सटेंशन मांगे। जिस तरह से आयोग के गठन होते ही या टीओआर के आते ही एक रार छिड़ी है, एक कई तरह के सवाल संशय पैदा हो रहे हैं, वो शुरुआत में ही हो गए। आगे चल के कितने मसलों पर जाकर खींचतान होगी, कितने मसलों पर जाके बार्गेनिंग, हार्ड बार्गेन होगा, उसके बाद क्या सिफारिशें आयोग देता है, फिर सरकार किन संशोधनों की मांग करती है, ये प्रक्रिया 18 महीने से भी आगे निकल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर एक पुराना जन जो है वो फिर से आता हुआ दिख रहा है, वो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, ओपीएस को लेकर जो है उसको लेकर भी कर्मचारी संगठन जो है उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो है बुढ़ापे की ये लाठी हुआ करती है, मुझे एश्योर्ड पेंशन चाहिए। तो जब उनसे पूछा जा रहा है कि भैया आपको तो जब सरकार ने दिया एनपीएस, अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा आप यूपीएस में चले जाइए, वहाँ कहा जा रहा है कि गारंटीड पेंशन है, फैमिली पेंशन 60% के आसपास है। तो वो करेंगे नहीं, मुझे ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, मुझे बस ओनली वी वांट ओपीएस। ये मामला क्या है सर और इसको कैसे टैकल करती हुई दिखेगी सरकार? नहीं, ये सरकार के गले की थोड़ी फांस जरूर है कि पुरानी पेंशन का आंदोलन जो अभी रविवार को जो हुआ जी, और हो सकता है इस दिशा में और भी जो कर्मचारी संगठनों की तरफ से आंदोलन या सड़क पे आने का रास्ता जो अख्तियार किया जाए।
सरकार के लिए बड़ी फंसी हुई स्थिति है, क्योंकि इस मामले में जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं अपोजिशन की, वो भी इस मसले पर कर्मचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी है। बिहार के इलेक्शन में भी ये कहा गया कि साहब हम अपनी पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। तो एक तरह से जो बड़ा तबका है उसको लुभाने की, और चाहे एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं, सबको लुभाने की कोशिश की जा रही है कि कर्मचारियों के हितों को, सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाए। एक मुश्त वोट है वो आपके हाथ आ सकता है। ऐसे में सरकार को बैलेंस बनाना पड़ेगा इस बात में कि वो कर्मचारियों को खुश भी रखे और खजाने को भी बचा के रखे। तो ये बड़ा जो सवाल है, और अब आप समझिए कि अब जो है 2025 है और आने वाले वक्त में इसको लेके हो सकता है कि मांग और तेज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही। उन्होंने कहा कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को $2000 यानी करीब 1.7 लाख रुपए का जो है डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने पोस्ट में टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। हमारी सरकार ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बना दिया है, जहां महंगाई जो है न के बराबर है और शेयर बाजार जो है रिकॉर्ड स्तर। लेकिन प्रवीण सर, ट्रंप ने ये नहीं बताया कि ये जो प्रॉफिट है किसे मिलेगा, यानी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जैसे कि मान लीजिए आय की जो सीमा क्या होगी या समय सीमा डेडलाइन क्या होगी, ये भी नहीं बताया। इस पर कोई मतलब समझिए कि साफ जानकारी नहीं दी। और तो और प्रवीण सर, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब उन्होंने ऐसा वादा किया। अक्टूबर में जहाँ तक मुझे याद है बॉस, उन्होंने $1000 से लेकर $2000 तक के जो छूट है उसका भी संकेत दिया था। तो ये क्या उसी तरह का है क्या सर? सब नहीं, ये ट्रंप का जो $2000 देने का जो वादा दिखाई दे रहा है, टैरिफ जो पे आउट एक तरह से कह लीजिए इसको, ये मुझे कुछ कोविड के दौरान जो सरकारों के जो रिलीफ जो पैकेज थे उसमें किसी $1000 देने का था कि साहब जो इम्पैक्टेड फैमिलीज़ हैं या जो जिनके जॉब्स गए हैं उनको देने का, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए दुनिया भर में देशों ने। कुछ वैसा सा दिखाई देता है जहाँ पे कि माना ये जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि साहब ये हो सकता है कि जो अमीर फैमिलीज़ हैं वो इसके दायरे से बाहर रहें और बाकी का जो लोग हैं तबका है उनको इसका फ़ायदा दिया जाए। लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, सवाल ये ज़्यादा बड़ा पैदा होता है। अगर इकोनॉमी में सब कुछ सही है, जैसा ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब जो हम $38 ट्रिलियन का कर्ज भी चुका देंगे, जो जिस तरह का टैरिफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो रही है, उससे हम अपना कर्ज भी चुका देंगे और लोगों के भी खाते में सीधा डीबीटी, एक तरह का जैसा भारत में चलता है वैसा डीबीटी के जरिए वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके यहाँ सब ठीक है, लोगों के पास पैसा है, सब चीज़ें खुशहाली वाली है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ आप लोगों को सीधा पे आउट करते। पहली बात। दूसरी बात, महंगाई जो कंट्रोल में करने की बात कही जा रही है या महंगाई है, उसका आंकड़ा सितंबर का ये है कि 3% के ऊपर अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चला गया है। ठीक है। अप्रैल में 2.3 का था और इसको लेके पहले भी भविष्यवाणियां आई कि अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं वहाँ पे महंगाई दर 1 से 2% के आसपास रहती है, क्योंकि उतनी तेजी से प्राइसेस शूट अप नहीं करते। तो भारत जैसे 1-2 होना चाहिए और है 3 के ऊपर, तो जाहिर तौर पे महंगाई ज़्यादा और तो आने वाले महंगाई जो है ना के बराबर है सर। बिल्कुल। अब महंगाई ना के बराबर कैसे है, ये इम्पैक्ट जो है वो यूएस इकोनॉमी को पता चल रहा होगा या वहाँ लोग जो रह रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट हैं प्रवीण सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, टैरिफ से होने वाली जो आमदनी है उसको जो है दावों के साथ आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, डेटा दीजिए तब बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसको पैसे को दे कौन रहा है? हाँ। जो टैरिफ का भुगतान कर कौन रहा है? वो दरअसल अमेरिकन कंपनियां कर रही हैं जो उस माल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस सामान की जो अमेरिकन आम लोग हैं, चाहे ग्रॉसरी से लेके बाकी चीज़ें, चाहे कपड़े हों, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पे तो अल्टीमेटली वहाँ की कंपनियों को करना पड़ रहा है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपके इकोनॉमी में महंगा सामान आ रहा है तो कीमतें महंगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति वैसी है नहीं जैसी नज़र आती है। लेकिन सर
अमेरिका इकॉनमी की बात हो रही है सर, तो वहाँ जो है आग में घी डालने वाला जो काम है वहाँ अमेरिकी शटडाउन कर रखा है। बिल्कुल 40 दिन से अधिक समय हो गया और वहाँ अमेरिकी शटडाउन जो है अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है सर। वही जो है पता नहीं चल पा रहा कि कब ये शटडाउन जो है ब्रेक होता हुआ दिखेगा। लाखों जो है सरकारी कर्मचारी बिल्कुल, उनका जॉब वेतन नहीं मिल हैम्पर हो पा रहा रहा है, है बिल्कुल। और तमाम तरह की जो बात की जा रही है कि इकॉनमी जो है वो चरमरा सकती है, इस बात को कोई बोल नहीं रहा सर। नहीं तो अब ये बात ट्रंप को बताना चाहिए कि जो शटडाउन है वो किस तरह से लाखों जो सरकारी नौकरियां जिनको लेके ये कहा जा रहा है कि हमें लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी से हटाना पड़ सकता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं उनको हमको हटाना पड़ सकता है, फायर करना पड़ सकता है। तो बेरोजगारी का बढ़ना अमेरिका की एक समस्या है, शटडाउन एक और दिक्कत है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इकॉनमी पे टैरिफ के चक्कर में, ये सब दरअसल पूरी की पूरी एक भयावह तस्वीर को पेश करते हैं। ट्रंप उसको छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सर एक और रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, WSJ की, वो भी एक जो है चेतावनी की ओर जो है इशारा कर रही है। अमेरिकी शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है प्रवीण सर कि यूएस मार्केट का वैल्यूएशन जो है एक खतरनाक जो है स्तर पर पहुंच चुका है, जो इतिहास में बेहद कम बार जो है उस लेवल को टच करता हुआ दिख रहा है। और ये लेवल है शिलर PE यानी साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और कहा जा रहा है कि ये अब 40 के ऊपर चला गया है सर, जो बताता है कि शेयर जो है महंगे हो चुके हैं और अगले 10 साल में अमेरिकी बाजार से रिटर्न जो है बेहद कमज़ोर या आप समझिए कि नेगेटिव भी मिल सकता है। तो भारत अमेरिकी इकॉनमी की बात हो गई सर, तो अमेरिकी शेयर बाजार का भी हाल तो कुछ ठीक ठाक नहीं है सर। इसके पहले भी कई जो JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हम लोगों ने की थी, जो कह रहे थे कि भयावह जो है बिकवाली आ सकती है, 10 से 20% तक मार्केट गिर सकता है सर। नहीं बिल्कुल, जो शिलर PE की बात आप कर रहे हैं और वो जो 40 के लेवल को क्रॉस कर गया, 40 के पार चला गया है, वो इतना खतरनाक संकेत दिखाता है कि इसके बाद अगले 10 साल तक जो अमेरिकी मार्केट से जो रिटर्न है वो या तो म्यूटेड रिटर्न रहेंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न तक रह सकते हैं। तो बाजार की भी हालत खस्ता होने वाली है, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है AI का। क्या AI 2000 का जो .com बस्ट था, या जो पूरा इंटरनेट का जो बबल जो एक क्रिएट हुआ था उसके बस्ट होने की बात थी, क्या AI वाला बबल भी बहुत बड़ा हो गया और अब उसके बस्ट होने के भी आसार नज़र आ रहे हैं? चाहे आप एनवीडिया देख लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या इस तरह की कंपनियां जिनके शेयरों के प्राइस असाधारण तौर पर भागे, और हर चीज़ में अब AI का जिस तरह का बताया जा रहा है, क्या वो आगे चल के मार्केट्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल विचार पैदा एक लास्ट सवाल प्रवीण सर की इन खबरों के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या कुछ चिंता करने की ज़रूरत है? क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स भी कई संख्या में जो है अमेरिका के जो है मार्केट में पैसा लगाते हैं, या जो ग्लोबल एलोकेशन वाला जो मामला होता है। बिल्कुल, कई ऐप तो अब सहूलियत दे रहे हैं कि आप किस तरह से US मार्केट में या जो फॉरेन मार्केट्स में पैसा आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ड्यू डिलीजेंस बहुत ज़रूरी है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, समझदारी के साथ आप पढ़िए। और मैं ये मानता हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी भी कंपनियाँ ऐसी नहीं है जिनमें अब ग्रोथ का पोटेंशियल ख़त्म हो गया है जी। तो बहुत सारी कंपनियाँ अभी भी ऐसी होंगी जिनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो अच्छे रिटर्न आगे दे सकते हैं। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली बात है वहाँ उनमें नज़र आती है, लंबे टर्म की ग्रोथ नज़र आती है। भारत के मार्केट को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट आ रही है कि अगले कुछ वर्षों में आज ही एक रिपोर्ट आई है सर गोल्डमैन सैक्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, 29,000 का जो निफ्टी के पहुंचने की बात कही जा रही। तो इंडियन मार्केट भी कम ल्यूक्रेटिव नहीं है। हो सकता अगले कुछ वक्त जो पूरा ग्लोबल उठापटक चल रही है उसका असर दिखाई दे, लेकिन अल्टीमेटली भारत में पोटेंशियल ग्रोथ के असीमित हैं इस वक्त। तो भारत, जो लोग विदेश में पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनको मुझे लगता है कि बहुत सर्टेन कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं प्रवीण सर जो ग्लोबल एलोकेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको झटका लग सकता है या नहीं? अगर देखिए US टेक स्टॉक्स में गिरावट आती है तो झटका लगना स्वाभाविक है। अगर AI का बबल बस्ट होता है तो जाहिर तौर पे मुश्किलें बढ़ेंगी इन सब की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। सोने की कीमतों में हालिया कमजोरी के बाद एक्सपर्ट जो हैं सोने में लंबी समय के लिए निवेश करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका जो है वो देख रहे हैं।
अक्टूबर में 4,381.5 डॉलर प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब सोना जो है 200 दिन की जो है मूविंग एवरेज से 23.1% जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट ग्रिड एंड फियर में लिखा है कि मौजूदा स्तर पर सोने में और गिरावट आने पर इसे एक्यूमुलेट कीजिए, यानी उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि जमा करने का एक अच्छा मौका है। प्रवीण सर, क्या फिर से सोने को जो है नीचे दामों पर एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है या अभी रुक जाए? नहीं, गोल्ड को लेके बड़ी खलबली मची हुई है। शूटअप हुआ प्राइस, एक साल में 50-60% का रिटर्न दिया। सिल्वर और आगे चला गया, उसके आगे रिटर्न दिए, और उसके बाद से हम इनकी कीमतों में गिरावट देख रहे हैं। अब जो एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है उसमें कह रहे हैं कि साहब ये $35 पर ऑन्स तक के लेवल तक भी आ सकता है नीचे। और फिर उसमें अलग अलग एनालिस्ट हैं, कुछ कह रहे हैं कि एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं अगर लोअर लेवल पर ये और गिरावट अगर जारी रहती है जी। तो ये देखिए, ओवरऑल गोल्ड को लेके जो सेंटिमेंट है, पूरा का पूरा सेंटीमेंट है वो मजबूत बना हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही रिपोर्ट बताती है कि 2025 में अब तक लगभग 200 टन गोल्ड की खरीदारी की गई है जी। सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड को खरीद रहे हैं, चाहे सर मेरे पास कुछ और आंकड़े हैं। बिल्कुल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की आपने रिपोर्ट की बात की, वो कह रहे हैं कि ये लगातार 5वां महीना है जब गोल्ड ETF में जो निवेश है वो पॉजिटिव रहा है। और आज की भी बात की जाए सर, अगर आज IBJA के अनुसार देखा जाए तो आज भी सर 2,000 रुपये बढ़कर जो है सोना जो है 1,22,000 के पार है। चांदी भी 2,700 रुपये बढ़कर जो है 1.5 लाख के रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है सर, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज 1,51,000 के आसपास है सर। और इस साल जैसा कि आपने कहा सर, सोने ने अब तक जो है सोने की जो कीमतें हैं 45,925 रुपये बढ़ चुकी हैं। चांदी का तो सर 64,900 रुपये, मतलब 65,000 रुपये तो ये महंगा। और इसी बीच सर, इस पिक्चर में अब जितनी डिटेलिंग हो रही है सर, तो इसी बीच जो है अब मैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड की जो CEO है राधिका गुप्ता साहब को जो है, मैडम को, इनको जो पिक्चर में लाना चाहता हूँ। ये कह रही हैं कि अब कोई जो है विशाल इक्विटी और डेट की बात नहीं कर रहा, अब सब लोग जो हैं वही फोमो वाली बात हो रही है सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब जो है सोना चांदी के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं सर, लगातार हम लोग राधिका गुप्ता मैडम को भी कवर करते हुए रहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बात जो कह रही है इसमें बहुत दम है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल दम है। अचानक से आप देखिए कि शेयर मार्केट को लेके उत्साह लोगों का ठंडा हुआ है और हर कोई अब ये सोच रहा है कि किसी तरह ETF में पैसा लगा दे, चाहे गोल्ड में, बल्कि सिल्वर को लेके लोगों में एकदम से उत्साह पैदा हुआ। वो खुद बताती हैं कि 2022 में जब एक 50-50 गोल्ड सिल्वर फंड लॉन्च किया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था। अब उसमें 25 करोड़ रुपए रोज का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक वक्त ये लगा था कि इसको बंद करना चाहिए, मतलब इस तरह की, तो वो ये फ्रेंजी एक तरह की क्रिएट होती है कभी स्टॉक्स को लेके। अब लग रहा है कि असली जो असेट है वो गोल्ड और सिल्वर ही है, यहीं सारा माल जो है वो बनने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में बहुत केयरफुल होके अपने फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये बात ठीक है कि गोल्ड को लेके या सिल्वर को लेके इनके जो डिमांड का जो आउटलुक है वो लगातार मजबूत बना हुआ है। और इंडिया के साथ समस्या ये है सर कि यहाँ इसको बहुत ही जो है दिल से लगा लिया जाता है। कहा जाता है कि त्यौहार है तो खरीदना है, शादी ब्याह है तो खरीदना है, और इसका बहुत ज़रा पौराणिक जो है इसकी जो है ये धारा बन जाती है सर, उस वजह से लोग खरीदते रहते हैं। न केवल भारत में इमोशनल कनेक्ट है गोल्ड के साथ, बल्कि अब जो देख रहे हैं करीब 5-6 साल से कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है जी। और इससे पहले गोल्ड कभी ऐसा जो तेज रफ्तार भागने वाला असेट था भी नहीं। अब जब से सेंट्रल बैंक्स अंधाधुंध खरीदारी करने में लग गए हैं तो गोल्ड के दाम जो है वो पूरी ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़ने लगे हैं जी। और उससे भारत में भी दिखाई ये देता है कि अभी जब धनतेरस आया था तो भले एक दिन का त्यौहार था, लेकिन लोगों ने 60-70 हज़ार रुपए का गोल्ड खरीद लिया, जबकि उस समय पीक पे था गोल्ड, सोना पीक पे था। तो लोगों ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि कितने प्राइस पे ले रहे हैं, लेना है तो मतलब लेना है। इमोशनल और ट्रेडिशनल टच की वजह से लोग बिल्कुल। तो डिमांड का आउटलुक असल में गोल्ड का अभी भी मजबूत ही बना हुआ है कि लोगों की डिमांड है, सेंट्रल बैंक्स की डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड है। रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी साहब, वो भी कहते रहते हैं कि दुनिया का सबसे जो है खराब क्रैश आने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है और आपको बचाएंगे सोना चांदी और बिटकॉइन, इसलिए चुपचाप इसी में पैसा लगाइए। तो कई लोग हैं जो दो धरे में बटे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई सब चीज़ छोड़िए, गोल्ड
चांदी और ये बिटकॉइन ही आपके असल में एक जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पिछले 1-1.5 साल में, वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट ग्लोबल। वर्सेस गोल्ड। हाँ, ग्लोबल जो पूरा जो सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम, वो जो पूरी लड़ाई झगड़े दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से अनसेटल हो गया। अमेरिकन जो टैरिफ का वॉर शुरू हुआ, उसने भी इसको, अब हुआ क्या कि मार्केट्स औंधे पड़े हुए हैं, जहां कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, और उसके उलट अगर आप देखोगे तो सोना चांदी एकदम, नहीं तो मार्केट्स को बैलेंस कर सकते थे। जो गोल्ड और सिल्वर में जो एक फ्रेंजी क्रिएट हुई, उसको मार्केट भी हेज के तौर पर यूज किया जाता था सर। हाँ बिल्कुल। अब गोल्ड और सिल्वर हेज से कहीं ऊपर निकल गए हैं, तो बड़ा एक दिलचस्प किस्म का जो है वो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।